मरियम औरंगजेब इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं, आपको लिए चलते हैं। उनके दरमियान झूठ का मुकाबला जारी है, इसलिए आपको रोज़ यहाँ ज़हमत देनी पड़ती है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम को हक़ाइक़ से आगाह रखना अपोजिशन का काम है और यही मकसद है। आपने देखा कि 4-5 दिन से गद्दारी का लाग अलापा जा रहा है और सुबह दोपहर शाम गद्दारी के मुकदमे, गद्दारी के इल्ज़ामात और फिर उनका दिफा किया जा रहा है। और कल जो गद्दारी का पर्चा बदर रशीद नामी शख्स के नाम पर शाहदरा थाने में दर्ज किया गया, उसमें प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर फ़ारूक हैदर साहब का नाम दर्ज है। इससे उन्होंने ख़ुद भी ट्वीट की कि इससे हिंदुस्तान में जो भंगड़े डाले जा रहे होंगे, जो मोदी सरकार खुश होगी कि हुकूमत पाकिस्तान ने कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर, आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर गद्दारी का पर्चा दर्ज कर दिया। और कहते हैं हमने नहीं कराया। सेक्शन 196 CRPC का क्या कहता है कि ट्रीजन, सेडिशन, गद्दारी के पर्चे या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बगैर नहीं हो सकते। इसलिए आप इस किस्म की गुफ्तगू से गुरेज करें, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि आप आदत से मजबूर हैं और इमरान साहब का हुक्म है। मगर मैं आज जिस मकसद के लिए आपके सामने खड़ी हूँ वो इससे ज़्यादा संगीन है। और वो कैसे ट्रीज़न है, वो कैसे मुल्क की, पाकिस्तान की रियासत के साथ गद्दारी है, वो कैसे 62-63 का केस बनता है मौजूदा वज़ीर आज़म पे, और कैसे मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी और सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुंचाने का केस बनता है, उसके ऊपर मैं बहुत ब्रीफली पाकिस्तान की आवाम को आपके कैमरों के ज़रिए बताना चाहूँगी। और मैं गुजारिश करूँगी मीडिया हाउसेस से भी कि जिस इंटरव्यू का जिक्र मैं अभी करने जा रही हूँ, जो बशीर मेमन साहब FIA के फॉर्मर DG हैं, उनके जो इंकशाफात हैं मौजूदा फाशिस्ट सिलेक्टेड वज़ीर आज़म के बारे में, इन इंकशाफात के बाद वज़ीर आज़म का एक तो ज़हनी मुआयना होना चाहिए, उसके बाद उनके ऊपर जो मैं तफसीलात बताऊंगी 62-63 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, रियासत का गलत इस्तेमाल होना चाहिए, रियासत की ताकत का गलत इस्तेमाल का मुकदमा होना चाहिए, सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा होना चाहिए, और उसके बाद मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी का मुकदमा होना चाहिए। बशीर मेमन साहब का इंटरव्यू आया और उन्होंने इंकशाफ किया कि उनको वज़ीर आज़म ने अपने दफ्तर बुलाया जब वो हुकूमत में आए। और ये पिछले DG हैं, ये कोई 10 साल, 15 साल, 20 साल पुराने DG नहीं है, ये जब भी फॉर्मर DG FIA हैं। ये उन्होंने बताया कि उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान साहब ने उनको अपने दफ्तर में बुलाया और दफ्तर में बुलाकर उन्होंने कहा कि तुमने कोई केस नहीं बनाया, तुमने ये नहीं किया, तुमने शरीफ फैमिली के बारे में वो नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। और हमारी तमाम वेबसाइट्स पे ये जो बशीर मेमन साहब का इंटरव्यू है वो अपलोडेड है, आप लोग देख भी सकते हैं, पाकिस्तान की आवाम भी देख सकती है और अभी मीडिया के हजरात भी, मुझे यकीन है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनको अपनी स्क्रीन्स पर दिखाएंगे। और उन्होंने कहा कि शरीफ ख़ानदान के बारे में पहला सवाल जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शरीफ ख़ानदान के बारे में तुमने केस नहीं बनाया, तुमने मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ, कैप्टन सफदर, हमज़ा शहबाज और वो जो बेटा है शहबाज शरीफ का, सलमान शहबाज, उसके ख़िलाफ़ केस बनाना है। और मैं एक करके आपके सामने रखूँगी। सबसे पहले उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर के ख़िलाफ़ टेररिज्म का केस बनाया जाए। और टेररिज्म का केस क्यों बनाया जाए? क्योंकि फ़र्स्ट लेडी की तस्वीर लीक हो गई थी उस वक़्त और उनको बुलाया गया, उनको कहा गया कि फ़र्स्ट लेडी की तस्वीर लीक हो गई है और उसके ऊपर ये नाम लिए और इनको कहा कि इसके ऊपर टेररिज्म का केस बनाएं। और उन्होंने कहा इसके ऊपर टेररिज्म का केस नहीं बनता क्योंकि इसके अंदर किसी किस्म का एविडेंस नहीं है और ये किस तरह दहशतगर्दी है।
ये कहाँ से मैं दहशतगर्दी का केस बनाऊँ? और मैं सलाम पेश करती हूँ बशीर मेमन साहब को कि वो इस किस्म की जहनी हालत रखने वाले, धमकाने वाले वज़ीर आज़म को ये जवाब दे रहे थे। दूसरा सवाल किया उनको कि जो शहबाज शरीफ है, हमज़ा शहबाज है और सलमान शहबाज और पूरी शरीफ फैमिली और बिलखसूस शहबाज शरीफ की बेगम के ख़िलाफ़ करप्शन का केस बनाया जाए। और उन्होंने कहा कि ये केस, और 56 कंपनियों को भी उनमें इंक्लूड किया गया, कि उसका अंदर उनका भी नाम डाला जाए। और उन्होंने कहा कि कोई केस नहीं बनता, इस किस्म का कोई केस नहीं बनता। और तीसरी बात उन्होंने कही कि ख्वाजा आसिफ जो तनख्वाह विड्रॉ कर रहे हैं, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, उसके ऊपर उनके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाया जाए। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान DGFIA को कह रहा है, ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाया जाए। उसके बाद कहा गया, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 6 का मुकदमा मैं वज़ीर दिफा के ख़िलाफ़ कैसे बनाऊं? कोई एविडेंस नहीं है, किसी किस्म का कोई एविडेंस मौजूद नहीं है कि इनके ख़िलाफ़ मैं आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाऊं। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने जब ये कहा कि इस किस्म के मुकदमे नहीं बन सकते, और ये पूरी वो इन चीज़ों के, और उन्होंने और भी इंकशाफात किए जो इस इंटरव्यू का हिस्सा हैं, लेकिन जो 4-5 इंकशाफात मैंने आपके सामने रखे, वो क्यों इम्पोर्टेंट है? वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब वज़ीर आज़म अपनी कुर्सी पर बैठा, जो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म था, उसने टीम बुलाकर ये नहीं पूछा कि मैं 5.6% पे जो तरक्की है उसको 7% पे कैसे करूं। उसने ये नहीं पूछा कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो 3% के ऊपर है, मैं इसको और मज़ीद कम करके 1.5 या 2% पर कैसे लाऊं। उन्होंने ये नहीं पूछा कि 11,000 मेगावाट बिजली जो है वो नवाज़ शरीफ पाकिस्तान की आवाम को दे गया, तो मैं उसको और सस्ती कैसे करूं, या मैं उसको पाकिस्तान की आवाम को उसका फ़ायदा कैसे पहुंचाऊं। उसने ये नहीं पूछा कि जो CPEC मंसूबा चल रहा है, इसको मज़ीद फंडिंग बढ़ाने के लिए, इसकी मज़ीद स्पॉन्सरशिप बढ़ाने के लिए मैं कैसे पाकिस्तान की आवाम को इसका फ़ायदा पहुंचाऊं। उसने ये नहीं पूछा कि मैं पाकिस्तान के नौजवानों को जो यंग प्रोग्राम, जो यूथ प्रोग्राम नवाज़ शरीफ का है, मैं और कैसे पाकिस्तान के नौजवानों को तरक्की दूँ, पाकिस्तान के नौजवानों को रोज़गार दूँ, पाकिस्तान की आवाम को रोटी दूँ। उसने ये तमाम चीज़ें अपने वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठने से FIA को, DG को बुलाकर कहा, रियासत की ताकत को इस्तेमाल किया, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी की। और एक और इंकशाफ जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, DG FIA ने, बशीर मेमन ने जब उनको ये कहा कि इलेक्ट्रिक के पास 87 बिलियन रुपीज़ हैं जो उनकी तरफ बनते हैं सुई सदन के, और उन्होंने कहा मैंने चिट्ठी लिखी गवर्नमेंट को कि ये 87 बिलियन रुपीज़ जो हैं ये वापस लिए जाएं, तो उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया। और उन्होंने कहा कि तुमने ये इंक्वायरी क्यों शुरू की, तुमने क्यों ये गलत काम किया कि तुमने सरकार का 87 बिलियन की बात की कि जो के इलेक्ट्रिक ने देने हैं, उस पे इमरान साहब वज़ीर आज़म ने कहा कि तुमने क्यों ये इंक्वायरी की, तुमने क्यों ये ख़त लिखा, तुमने क्यों ये बात शुरू की। तो सरकारी ख़जाने को नुकसान, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी, रियासत की ताकत का इस्तेमाल, 87 बिलियन रुपीज़ का नुकसान। सिर्फ एक जो इंक्वायरी FIA इनिशिएट करा चुका था, उन्होंने कहा मेरे पास सबूत मौजूद हैं, कि ये 87 बिलियन पाकिस्तान की हुकूमत का है, सुई सदन ने इसके अंदर इसका पैसा है। जहां सबूत मौजूद थे वहां कहा इंक्वायरी क्यों शुरू की, और जहां DG FIA कह रहा है कि कोई सबूत मौजूद नहीं है कि मैं शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़, कैप्टन सफदर, हमज़ा शहबाज, सलमान शहबाज, शरीफ फैमिली, शहबाज शरीफ की बेगम, एक तरफ अपनी बेगम की तस्वीर लीक होती है तो कहते हैं टेररिज्म का पर्चा दर्ज करो, दूसरी तरफ दूसरों की बेटियों का, दूसरों के घरों की ख़वातीन का नाम लेकर कहते हैं इनके ऊपर मुकदमे दर्ज करो। ये है ज़हनी कैफियत इस मुल्क के वज़ीर आज़म की जो इस वक्त मुल्क पर मुसल्लत है। ये है ज़हनी कैफियत कि कहते हैं कि गद्दारी के पर्चे दर्ज करो। अपने तर्जुमानों को कहते हैं नवाज़ शरीफ के बारे में इंडियन एजेंट का बयानिया बनाओ, सियासी मुखालफीन के बारे में करप्शन का नैरेटिव बनाओ,
और फिर आता है वो किरदार जिसने, जब DGFIA ने इनकार किया और उसने कहा कि कोई सबूत नहीं है, ना कोई एविडेंस है, और ना ये पर्चे बनते हैं, ना ये मुकदमे बनते हैं, ना किसी किस्म के केसेस बनते हैं, तो उसके बाद नैब न्याजी गठजोड़, जो कि नैब के DG को इस्तेमाल किया गया, और फिर जिसने सिर्फ फेसेस देखे, जिन फेसेस का जिक्र इमरान साहब ने DGFIA को किया, बशीर मेमन को, वो तमाम फेसेस देखे, उन तस्वीरें देखी और उन तस्वीरों के ऊपर मुकदमे बने। और उन्होंने कहा, DGFIA ने कहा बशीर मेमन साहब ने, कि आज जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ मुझे करने को कहा गया, मैंने इनकार किया, तो उसके बाद नैब न्याजी गठजोड़ बना, और नैब न्याजी गठजोड़ ने वो तमाम फेसेस के ऊपर मुकदमे बनाए। और उनकी एक और बात क्या थी बशीर मेमन साहब की, कि आज मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ जब मैं सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला देखता हूँ, जब मैं हाई कोर्ट का फ़ैसला देखता हूँ, जब मैं नैब की अदालतों के फ़ैसले देखता हूँ, जब मैं, और जो आपने भी देखा कि ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट आई, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की रिपोर्ट्स आई, तो आज मैं क्या कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरी इज़्ज़त बचा ली। और दूसरी तरफ नैब न्याजी गठजोड़, शहबाज शरीफ के साथ जो आज नैब में हो रहा है, ये उसी बशीर मेमन को जो अहकामात दिए जा रहे थे, ये उसी की कड़ी है। और आज बशीर मेमन साहब जैसे बहुत से अशख़ास को ये हिम्मत मिली है, क्योंकि नवाज़ शरीफ के ऊपर जो गद्दारी का इल्ज़ाम है वो गद्दारी नहीं है, वो इसी गैर कानूनी रियासत के इस्तेमाल का, आइन की पामाली का, पार्लिमान के लॉकडाउन का, कानून का गलत इस्तेमाल, रियासत का गलत इस्तेमाल, झूठ बोलने का जिक्र है कि किस तरह रियासत के इदारों को इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरह ये अहकामात दिए गए, और जब इन अहकामात को नहीं माना गया तो फिर रियासत का इस्तेमाल शुरू हुआ, और नैब के DG के ज़रिए ये तमाम अहकामात को को कहा गया, और उसके बाद ये मुकदमात बने। और ये मुकदमात तो फेस कर लिए मुस्लिम लीग नून ने। जो बशीर मेमन साहब ने आज कहा, जो इंकशाफात बताए, वो मुस्लिम लीग नून मुत्तहदा अपोजिशन पहले दिन से कह रही थी, और पाकिस्तान की आवाम को पहले दिन से पता था कि यहाँ फेसेस देखे जा रहे हैं, यहाँ केसेस नहीं देखे जा रहे। हमने ये 2017 से लेकर 2019 तक DGFIA रहे। इन्होंने नहीं कहा कि शाहिद खकान अब्बासी साहब ने, और उस वक़्त तो 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म को अकामे की बुनियाद पर अपनी कुर्सी से हटा दिया गया और घर भेज दिया गया। उन्होंने तो नहीं कहा कि आप इन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ बशीर मेमन साहब केसेस बनाएं। 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स के बारे में बशीर मेमन साहब कहते हैं कि उन्होंने कहा पार्टी फंडिंग के जो केसेस हैं उनको रोक दिया जाए, उन पे इंक्वायरी बंद कर दी जाए। और आज तक मैं पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहती हूँ कि आज तक 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स में कोई जवाब नहीं। इलेक्शन कमीशन को धमकाया जाता है, इलेक्शन कमीशन को तड़ी लगाई जाती है, DGFIA को कहा जाता है कि बंद करो फंडिंग की इंक्वायरी। ये है वो मयार। अगर ये मदीना की रियासत होती तो आज DGFIA के इंकशाफात के बाद वज़ीर आज़म के ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुका होता, 62-63 का, रियासत के इस्तेमाल का, मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी का, सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुंचाने का, झूठ बोलने का, ये मुकदमा दर्ज हो चुका होता। और आज अगर इमरान साहब रियासत मदीना होती तो आप इस्तीफ़ा दे चुके होते इस इंकशाफ के बाद। और एक पूरा ऑन स्लॉट इमरान साहब बतौर वज़ीर आज़म 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कुर्सी में आने से पहले अंपायर की उंगली का इंतज़ार करते हुए धरने की साजिश की। उसके बाद
जब वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठे तो अदारों को धमकाया, अदारों को कहा, अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हुए कहा कि 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म के घर वालों पे, शरीफ फैमिली पे, मुस्लिम लीग नून के लोगों पर पर्चे करो, मुकदमे करो। ये है हकीकत। और मैं पाकिस्तान की आवाम को आखिर में एक बात बताना चाहती हूँ, ये लोग जो इस जहनीत के मालिक हैं, ये लोग जो अदारों को मुतनाज़ा करते हैं, ये लोग जो इमरान साहब की शक्ल में इस वक्त मुसल्लत हैं, जिनकी ज़हनी कैफियत हर रोज़ अयां होती है, इस फाशिज़म का, इस रियासत के इस्तेमाल का, ये आपको रिलीफ नहीं देते, ये आपको रिलीफ नहीं दे सकते। ना इनमें अहलियत है, ना इनकी नीयत है, ना इनकी अंदर काबिलियत है। ये आपको नहीं दे सकते क्योंकि इनका मकसद ये नहीं है। ये इस मकसद के लिए इस कुर्सी पर नहीं बैठाए गए। ये इस कुर्सी पर बैठे हैं सिर्फ सियासी इंतकाम लेने के लिए, सिर्फ लोगों को जेलों में डालने के लिए, लोगों पे झूठे मुकदमे बनाने के लिए, लोगों के ऊपर इस लेवल के जब करप्शन नहीं मिली, जब किसी किस्म का और कोई इल्ज़ाम नहीं साबित हो सका, तो गद्दारी के पर्चे बनाओ। और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को भी शर्म दिलाना चाहती हूँ। मैं उनको भी बात बताना चाहती हूँ कि जिस कारकुन को इस्तेमाल किया गया वो आज गायब है अपने घर से, उसको उठा लिया गया है, उसको मिसिंग पर्सन कर दिया गया है। उसको इस्तेमाल करके, उसका नाम इस्तेमाल करके, इस पर्चे के अंदर उसका नाम डालकर कहते हैं हमारा ताल्लुक ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, मुझे आपके साथ हमदर्दी है, मुझे आपके साथ मैं इजहार हमदर्दी ही कर सकती हूँ कि ये है आपकी क़यादत का हाल कि आज 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस ये हो रही हैं, 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस ये हो रही हैं कि हमारा ताल्लुक ही नहीं, हमें पता ही नहीं कौन है। और ये जो मीडिया हजरात, ये जो बशीर मेमन साहब का मैंने इंटरव्यू के खदोखाल आपको बताए कि शरीफ फैमिली पे मुकदमा दर्ज करो, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर, ख्वाजा आसिफ, और इंक्वायरी बंद कर दो 87 बिलियन की। तो ये नैब के चेयरमैन साहब पे सवालिया निशान है। ये वो चेहरा बेनकाब किया है, ये वो नैब न्याजी गठ जोड़ आज बेनकाब एक दफ़ा फिर हुआ है कि किस तरह FIA को जब इस्तेमाल करने की कोशिश की गई तो वहाँ इस तरह का चेयरमैन DG चेयरमैन नैब नहीं था, वहाँ कोई ज़मीर वाला बैठा था। और 2.5 साल से चेयरमैन नैब को इस्तेमाल करके, नैब के अदारे को इस्तेमाल करके जिस किस्म का, ये नहीं कहता, ये है कि ये सियासी इंतकाम, ये खाली सियासी इंतकाम नहीं है जो मैं आज आपके सामने रख रही हूँ। ये मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी है, ये 62-63 है, ये रियासत की ताकत का गलत इस्तेमाल है, ये सरकारी ख़जाने को नुकसान है, और झूठ बोलकर अदारों को धमकाया जाता है, उनको मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी के साथ इस किस्म के केसेस बनाने का ये पूरा एक नैरेटिव और बयानिया किया जाता है। इसलिए इमरान साहब आपको FIA के DG बशीर मेमन के सवालात का जवाब देने से पहले इस्तीफ़ा देना चाहिए। इमरान साहब पे 62-63 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और मैं साथ साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि बशीर मेमन साहब को सिक्योरिटी मुहैया करनी चाहिए, क्योंकि जिस किस्म का माइंडसेट इस वक्त मुल्क पर मुसल्लत है, जिस किस्म के इमरान साहब की जहनीत है, जिस किस्म का फाशिज़म इस वक्त मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, बशीर मेमन साहब को फौरी तौर पर सिक्योरिटी मुहैया की जाए। क्योंकि इस इंटरव्यू के बाद किस हद तक इमरान साहब जा सकते हैं, जो एक तस्वीर लीक होने पर टेररिज्म का केस बनाने का हुक्म देते हैं, उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है।
जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म पर गद्दारी का पर्चा बनाने का हुक्म देते हैं, फिर कहते हैं पता नहीं कि कैसे दर्ज हो गया, कुछ समझ नहीं आई डॉलर प्राइस कैसे नीचे हो गई, टीवी पे देखा था, कैसे पता चला कि मुल्क की मईशत जो है वो -0.4% हो गई, टीवी पे नज़र आया था इमरान साहब को। महंगाई जो है वो 14% पे चली गई, टीवी पे पता चला वज़ीर आज़म को। 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म के ऊपर अपने कारकुन को इस्तेमाल करके गद्दारी का पर्चा कराया गया, पता ही नहीं चला, टीवी पे पता चला कि गद्दारी का पर्चा हो गया। किसको बेवकूफ़ बनाते हैं, किसको बेवकूफ़ समझते हैं? ये अपना मजाक उड़ाते हैं इस तरह की गुफ्तगू करके, लेकिन मजाक और इज़्ज़त का भरम उसको होता है जिसकी कोई इज़्ज़त हो, जिसको इज़्ज़त का पता ही ना हो, जिसको चार दीवारी का पता ना हो, जिसको दूसरों की बेटियों बहनों, मैं और पर्सनल नहीं होना चाहती क्योंकि हमारे कायदीन ने हमें ये नहीं बताया, लेकिन इन इंकशाफात के बाद कोई जवाज़ नहीं है कि नैब में जितने केसेस चल रहे हैं, सबसे पहले इन इंकशाफात के बाद शहबाज शरीफ को रिहा करना चाहिए। हमारे 3 मुतालबे हैं। बशीर मेमन साहब के इंकशाफात आने के बाद, जिसमें उन्होंने ये साबित किया हर बात से कि इमरान साहब ने मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी की है, रियासत की ताकत का गलत इस्तेमाल किया है, सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया है और अदारे को इस्तेमाल और धमका कर, झूठ बोलकर सियासी मुखालफीन के ऊपर मुकदमा दर्ज कराने के लिए कहा। अपने ऑफिस में वज़ीर आज़म के ऑफिस को इस्तेमाल करके इमरान साहब मुस्तफ़ी हों, इमरान साहब पे 62-63 का मुकदमा दर्ज हो, शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज को रिहा किया जाए फौरी तौर के ऊपर, क्योंकि ये तमाम मुकदमात की असलियत पाकिस्तान की आवाम के सामने नैब न्याजी गठजोड़ का चेहरा आया हो चुका है, जिसका जिक्र पहले हम करते थे, अब सरकारी अफसरान कर रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट कर रही है, अब हाई कोर्ट्स कर रही हैं, अब इस्लामी नज़रियाती काउंसिल कर रही है, अब ह्यूमन राइट्स वॉच कर रही है। इसलिए ये मुतालबात हमारे फौरी तौर पर मुकम्मल हों, वरना पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जिसकी वजह से ज़हनी कैफियत, बुखलाहट का शिकार और टांगें कांप रही हैं। पहला जलसा और जलसों का प्लान आपके सामने है। 4 महीने बाद तो आपने जाना है, और ये जो किराए के तर्जुमान हैं अपना सामान तैयार कर लें, क्योंकि इनके तो अब जो हरकत हैं और जो इनके बयानात हैं वो जाहिर करते हैं कि ये घर जा रहे हैं। लेकिन मेरी इमरान साहब से भी गुजारिश है कि अगर वो जो यूनिवर्सिटी बनानी थी ना, PM हाउस, जहाँ 55 रुपए के हेलीकॉप्टर से आते थे, उसमें उस PM हाउस में जहाँ यूनिवर्सिटी तो नहीं बनी, लेकिन आपका सामान पड़ा है, जहाँ छुप कर आप रातों को रहते भी हैं, वहाँ से वो सामान उठा लें, क्योंकि 4 महीने के बाद घर जाने का वक्त हुआ जाता है और घबराने का वक्त शुरू हो चुका है। बहुत शुक्रिया। मैडम ये बताइएगा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो ओहदे तकसीम किए गए हैं, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान सदर हैं और शाहिद खाकान अब्बासी जनरल सेक्रेटरी हैं, क्या ये ओहदे जो हैं रोटेट होते रहेंगे? और दूसरा, अभी से खबरें चल रही हैं कि मुत्तहिदा अपोजिशन की जो जमातें हैं इनमें इख्तलाफात हो गए हैं, आपने जलसों के हवाले से खुद बात की, तारीख जो है वो चेंज हो गई है, इस हवाले से बताइएगा। लेकिन पहले बताइएगा क्या ओहदे चेंज होते रहेंगे? जी, मैं बिल्कुल उस मीटिंग में भी थी मौजूद, कल जो मीटिंग हुई, और ये जो स्ट्रक्चर दिया है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का, ये अनाउंस भी हो गया है कि इसके कौन प्रेसिडेंट होंगे। मौलाना साहब का पहले अनाउंस हुआ था, शाहिद खाकान अब्बासी साहब सेक्रेटरी जनरल होंगे, और पूरा एक स्ट्रक्चर है। इफ्तिखार साहब जो हैं वो इंफॉर्मेशन के सेक्रेटरी होंगे। तो ये ओहदे तो मौजूद हैं। जो ओहदा है सदर का पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का, उसको वो अगले एजेंडे में है और उसके ऊपर अगले एजेंडे के अंदर बात होगी, क्योंकि कल का एजेंडा जो था वो इस स्ट्रक्चर पे था, और पूरा जो प्लान है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का, जिसमें तमाम पार्टीज़ के मरकज़ी जलसे PDM के, और फिर जो पार्टीज़ के अपने जलसे वर्कर कन्वेंशंस हैं, उसको एक ढांचा दिया गया है, और उन जलसों की तारीख भी का ऐलान भी हुआ है, और इंशाअल्लाह उसके मुताबिक काम होगा। और यही वो वजह है क्योंकि हमारा मकसद अगर सियासी
किसी किस्म का जो सियासी मुखालफीन के ख़िलाफ़ इंतकाम होता तो शायद ख़ाक़ान अब्बासी साहब और नवाज़ शरीफ साहब भी बशीर मेमन को इंस्ट्रक्शन दे सकते थे। हमारा इस वक्त का मकसद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का है, एक तो आइन के अंदर जो हदूद का तयन हो चुका है और पार्लिमान का जो किरदार है, और सबसे बड़ा मकसद जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है मुल्क की हिफाजत करना, आवाम को रोज़गार, आवाम की मईशत, पाकिस्तान के आवाम के जो इस वक्त महंगाई और बेरोज़गारी का आलम है, जो इस वक्त हर घर में इस वक्त जो मुश्किलात हैं, चाहे वो रेडी वाला हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो तनख्वाहदार मुलाजिम हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, कोई भी तबका इस वक्त इनकी नालायकी और नाअहली की वजह से जो सज़ा काट रहा है, उस सज़ा से पाकिस्तान की आवाम को रिहा कराना है। ये मकसद है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का, और यही वो बात है जो नवाज़ शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में भी की, जिसकी तकलीफ़ में मुब्तला इस वक्त पूरी काबीना है। और एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, इस वक्त काबीना का इजलास जारी है और जिसमें बशीर मेमन साहब का इंटरव्यू डिस्कस हो रहा है, और वो जो बदर रशीद साहब हैं जिनको इस्तेमाल किया गया वो डिस्कस हो रहा है। इस वक्त भी बिजली को महंगा करना डिस्कस हो रहा है, इस वक्त भी गैस को महंगा करना डिस्कस हो रहा है। आज भी सियासी मुखालफीन को किस जेल में डालना है, शहबाज शरीफ को रोटी टेबल पे देनी है कि ज़मीन पर देनी है, काबीना में ये डिस्कस हो रहा है। शहबाज शरीफ को नमाज के लिए कुर्सी देनी है या नहीं देनी है, आज ये काबीना में डिस्कस हो रहा है। शहबाज शरीफ को कुर्सी का सहारा लेने देना है कि कुर्सी का सहारा नहीं लेने देना है, ये डिस्कस हो रहा है। तो ये काबीना जो है, ये इस वक्त वो टोला है जो इस वक्त मुसल्लत है, जिनका मकसद इस वक्त भी ये है कि शहबाज शरीफ को नैब की कस्टडी में किन हालात में रखा जाए। लेकिन शहबाज शरीफ सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ना इन हरकतों से, ना इन होछे हथकंडों से, ना इस बिहेवियर से, ना इस किस्म के जो हालात हैं उनसे घबराने वाले नहीं, क्योंकि आप ही कद की तरह का जहनियत वाला आमिर परवेज़ मुशर्रफ की जेल शहबाज शरीफ काट चुका है। बशीर मेमन जो है उन्होंने ये जाली अकाउंट्स का केस बनाया था, एक तो ये बता दें कि क्या वो सही था। दूसरी बात, मौलाना फजल रहमान के हवाले से नून लीग का अब तक जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि इस तहरीक को कंटिन्यू रखने के लिए मौलाना फजल रहमान ही बेहतर तौर पर उम्मीदवार हैं और इन्हीं को कंटिन्यू करना चाहिए। देखिए, फ़ॉरेन फंडिंग केस, मैं तो इलेक्शन कमीशन को भी ये कहना चाहती हूँ कि इलेक्शन कमीशन भी बशीर मेमन साहब की तरह हिम्मत पैदा करे और 23 फ़ॉरेन फंडिंग अकाउंट्स का जवाब इमरान साहब को दे, और इमरान साहब को बताए कि 23 फ़ॉरेन फंडिंग अकाउंट्स के ऊपर जो आप धमका रहे हैं, मैं वो नहीं मानूंगा। जो आप कह रहे हैं कि इस इंक्वायरी को पब्लिक ना किया जाए, इमरान साहब 23 फ़ॉरेन फंडिंग अकाउंट्स की इमरान साहब की दरख्वास्त है इलेक्शन कमीशन में कि ये प्राइवेट रखा जाए, इसको आवाम को ना बताया जाए कि मैंने 23 फ़ॉरेन फंडिंग बेनामी इलीगल अकाउंट से मुल्क में पैसा मंगवा कर, किधर से मंगवाया मैं उसकी भी तफसील में नहीं जाना चाहती, उसको मंगवा कर धरना दिया, साजिश हुई, मुल्क आज इस दहाने पे और पाकिस्तान की आवाम इस दहाने पर पहुंच चुकी है। और मौलाना साहब की जहाँ तक, और ये मैं आपने कहा कि बशीर मेमन साहब का जो इंक्वायरी थी वो ठीक थी कि नहीं, अगर वो इंक्वायरी ठीक ना होती तो उनको धमकाकर बुलाकर वज़ीर आज़म के कमरे में ये ना कहा जाता कि 23 फ़ॉरेन फंडिंग और पार्टी फंडिंग अकाउंट्स की इंक्वायरी को बंद करो। तो कहा जाता है नवाज़ शरीफ की तरह, जिसने सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा था कि पैनमा की इंक्वायरी शुरू करें। जब इमरान साहब की पटिशन को डस्टबिन में फेंक दिया गया था तो नवाज़ शरीफ ने ये कहा था कि इस इंक्वायरी को शुरू करें। इमरान साहब की तरह नहीं कि FIA को, DG को वज़ीर आज़म के घर पर बुलाकर कहते हैं कि इस इंक्वायरी को बंद करो। जज अरशद मलिक को कहते हैं कि हमारे पास तुम्हारी वीडियो मौजूद है, फ़ैसला नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान की आवाम जानती है। मौलाना साहब की जहाँ तक बात है, मौलाना साहब तमाम पार्टीज़ के मुत्तफ़िक़ा यूनैनिमस पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सदर हैं, और उनकी अहमियत जो है वो उनका नाम सुनने से ज़राए से ख़बर देते हैं
कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के ख़िलाफ़ नैब का मुकदमा शुरू हो गया। मौलाना साहब कहते हैं मैं आ रहा हूँ 1 अक्टूबर को, फिर एक फॉर्मल प्रेस रिलीज़ देते हैं। फिर भी ज़राए से ख़बर देनी थी ना, डर क्यों गए? फिर एक फॉर्मल प्रेस रिलीज़ देता है नैब और क्या कहता है, हमने मौलाना साहब के बारे में कोई केस नहीं शुरू किया, कोई इंक्वायरी शुरू नहीं की। तो मौलाना साहब का जो एक सियासी कद है, सियासी वक़ार है, उनकी जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के बतौर सदर उनकी जो अहमियत है, वो वज़रा की ज़हनी कैफियत और इमरान साहब की ज़हनी कैफियत से आया है। आखिरी सवाल ये है कि आपने बोला इमरान खान के हवाले से बशीर मेमन के इंटरव्यू का हवाला दिया, रियासत मुखालफ सरगर्मियाँ 62-63 झूठ बोला, तो क्या PDM इमरान खान के ख़िलाफ़ स्पीकर के पास नहली का रेफरेंस दायर करेगी? बिल्कुल जी, ये इंटरव्यू इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद भी ये था कि ये इंटरव्यू जो है ये एक आम इंटरव्यू नहीं है। ये इंटरव्यू मुल्क के वज़ीर आज़म के बारे में इंकशाफात करता है और किस तरह उसने रियासत की ताकत को इस्तेमाल किया, किस तरह उसने अपनी मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी इख्तियारात का इस्तेमाल गलत किया और किस तरह उसने एक इंस्टीट्यूशन को, अदारे को बुलाकर कहा कि मेरे सियासी मुखालफिन का नाम ले लेकर कहा कि इसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करो, इनके ख़िलाफ़ मुकदमे बनाओ। और फिर जो 87 बिलियन का केस है के इलेक्ट्रिक का, कहा इंक्वायरी बंद करो, अपनी पार्टी फंडिंग की इंक्वायरी बंद करो। तो इसके ऊपर जो कानूनी, हर तरह का कानूनी ऑप्शन जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऑप्ट भी करेगी और इसको आखिरी अंजाम तक भी पहुंचाएगी, क्योंकि अब ये सिलसिला बंद होना चाहिए और यही पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का मकसद भी है। थैंक यू। बड़ी कंप्लेंट। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं।